नमस्कार, टीवी 100 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। वक्त हो चला है 5 बजे का और अब तक देश भर में क्या कुछ हुआ खबरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। 5 अलग अलग तस्वीरों के साथ विस्तार से खबरें, क्या कुछ आज पूरे देश भर में रही हलचल। तो ये रही टेलीविजन स्क्रीन पर वो आज की बड़ी 5 खबरें। सबसे पहली तस्वीर पर हम नजर डालेंगे, जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विस्तार से खबर पर नजर डालेंगे। दूसरी तस्वीर में हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से खड़गे के द्वारा और साथ ही अखिलेश यादव के द्वारा हमला बोला गया है सत्ता पक्ष की पार्टी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। वहीं तीसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आखिर किन मुद्दों और किस बयानों पर सुर्खियों में असम के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। चौथी जो तस्वीर है, चौथी तस्वीर में दिखाएंगे स्वाति मालीवाल पर आप पार्टी ने किस तरह से चुप्पी तोड़ी है, पूरे हमलावर को लेकर के क्या कुछ निकलकर सामने रुखाया है। तमाम विस्तार से जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ आपको अंतिम और एक बड़ी खबर, जहां पीओके में हमला लगातार जारी है और ऐसी तस्वीरें अलग अलग हर दिन बदलती आ रही हैं, विस्तार से जानकारी की जाएगी। और चलिए सिलसिलेवार तरीके से नजर डालेंगे पहली खबर के साथ। सवाल है कि चुनाव किस ओर जा रहा है। क्या हर चुनाव में अपना विमर्श और चलाकर माहौल बंदी करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चुनाव को भी हिंदुत्व और धार्मिक ध्रुवीकरण के तहत में पुराने पहलुओं के आधार पर परीक्षित सियासी एजेंडे लाकर उसे केंद्रित करने में कामयाब हो रहे हैं, या फिर चुनाव पूरी तरह से विकेंद्रित होकर स्थानीय समीकरणों, मुद्दों और राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे जातीय जनगणना या फिर 5 न्याय जैसे बड़े वायदों और इरादों के इर्द गिर्द यह पूरा चुनाव घूम रहा है। चुनावी माहौल में सत्ता के सिंहासन पर बैठने का एक बड़ा सपना लेकर के बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मैदान में हलचल देखने को मिल रही है। उसी कारण से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने क्या कहा। आज आपने टीवी पर देखा होगा, कल रात को टीवी पर देखा होगा, इस पूरे चुनाव में अगर कोई पूछे मुझे कि मोदी जी सबसे संतोषजनक बात क्या लगी, तो मैं कहूंगा कल श्रीनगर में जो मतदान हुआ है, लोकतंत्र के प्रति जिस प्रकार से श्रद्धा व्यक्त की गई है, भारत के संविधान प्रति जो मोहर लगाई गई है, दशकों बाद श्रीनगर में चुनाव का उत्सव था। दशकों बाद श्रीनगर के चुनाव में इतना भारी मतदान हुआ और लोग उमंग और उत्साह से भरे हुए थे और लोग कह रहे थे कि 370 जाने के कारण ये संभव हुआ है। लोग कह रहे थे मोदी के आने के बाद संभव हुआ है। इस एक घटना से ये बात साफ हो जाती है कि मोदी के काम की दिशा सही है और मोदी के प्रयास सही परिणाम लाते हैं। ये श्रीनगर का कल का मतदान पूरे देश के लिए संतोष का, उमंग का, उत्साह का अवसर है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरे लिए और जो लोग धारा 370 को लेकर मोदी को दिन रात गालियां दे रहे थे, कान खोल के सुन लो। ये धारा 370 की दीवार हटी है, हमारे दिलों को जोड़ दिया है। हमारे सपने, हमारे अरमान एक साथ आगे बढ़ रहे हैं।
भारत के लोकतंत्र के जीवन में इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती है। चुनाव 2024 ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में तो है, मगर पहली बार किसी राजनीतिक दल ने देश को बताया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ये जो संविधान है, इसी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को, किसानों को, मजदूरों को जो भी दिया है, इसने दिया है। और आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं अगर वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को वो फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, मैं बीजेपी के हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, हर नेता से कहना चाहता हूं, बीजेपी छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति इस किताब को नहीं छू सकती है। इसको अगर आपने फाड़ने की कोशिश की तो फिर देखना देश आपके साथ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ क्या करती है। भाइयों और बहनों, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिया कि अगर हम जीतेंगे हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। जो अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को रिजर्वेशन का औजार दिया था, हथियार दिया था, उस हथियार को, उस औजार को भी ये छीनना चाहते हैं। और चलिए अगली दूसरी खबर पर अब नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को इंडिया अलायंस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान खड़गे ने देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने 53 साल के इस करियर में ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि इतनी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। 26 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। साथ में आप सोचिए कि लोग सरकार से आखिर कितने नाराज हैं। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये देश के भविष्य को बचाने वाला चुनाव है, हमारी आगे की पीढ़ी को सुरक्षित रखने और हमारे हक और हुकूम की हिफाजत करने वाला चुनाव है। यह चुनाव समाज के कमजोर वर्ग के तबकों के लिए आरक्षण की हिफाजत करने वाला चुनाव है और यही हमारा फर्ज है, क्योंकि संविधान बचा तो ये अधिकार भी बचेंगे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा कि चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। बीजेपी का झूठा जितना पहाड़ चढ़ता था चढ़ चुका है, अब उतरना शुरू हो गया है। बीजेपी अपने ही झूठे दावों में फंस गई है। अखिलेश ने आगे यह भी कहा कि बीजेपी 400 पार तो क्या, इस बार दूर 140 सीटों के लिए भी तरस जाएगी। बीजेपी हर लोकसभा क्षेत्र में 2.5 लाख वोट से हार रही है। वहीं जन समर्थन INDIA अलायंस के लिए जनता में दिखाई दे रहा है उत्साह। वहीं आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता उनको 140 सीटों पर ही समेट देगी। पार्टियां एक होकर लड़ रहे हैं और दूसरे तरफ जो अमीरों के साथ रह के अंधश्रद्धा और जो अपने को ठीक लगता है वैसे लोग धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर वो लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी लड़ाई गरीबों के ओर से है, जिनको खाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, जिनको नौकरी नहीं मिलती और जो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए तरसते हैं, पढ़ लिख के वो लोग
रास्ते पे आते हैं। ग्रेजुएट बनने के बाद भी, इंजीनियर बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, डिप्लोमा होल्डर रहने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिलती। और सरकार में इतने नौकरियां खाली हैं, उन नौकरियों को भी केंद्र सरकार भर्ती करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हमारी जो गठबंधन है, ये गठबंधन बेरोजगारी के खिलाफ और जो कीमतें इतने ज्यादा हो गए हैं उसके खिलाफ लड़ रही है। और मैं पहले ही बोला, एक तरफ अमीर, एक तरफ गरीब, इस जो डिफरेंस है, फर्क है, इसको मिटाने के लिए हम लोग एक होकर गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है। और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले। और हाल में जो हम लोगों ने उनका चुनाव देखा है, उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं। और जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है। और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था, वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दी है। इससे नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तमाम जो जनता के लिए और जो हमारा किसान बैठा देख रहा है कि किसान की मदद हो, सहयोग हो, खुशहाली के रास्ते पर किसान जाए, उसे जो झूठा सपना दिखाया गया था आय दोगुनी का, और काले कानून ला करके जो उसके साथ अन्याय हुआ था, वो अभी किसान भूला नहीं है। वो थार से जो किसानों की जान गई, थार वाला घटना भी किसान भूला नहीं है। और इनकी सरकार में लाखों किसानों ने आत्महत्या की। चलिए अब तीसरी खबर पर नजर डालते हैं। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 300 सीटें मिली थी तो उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाया। अब इस चुनाव में 400 सीटें मिलेंगी तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि स्थल और वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके को भारत में शामिल किया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर से एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी को 400 सीटें मिलेंगी तो पीओके भी भारत का हिस्सा बनकर जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई सचिन तेंदुलकर से पूछता है कि आप दोहरा शतक या फिर तिहरा शतक क्यों लगाते हैं तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इसके बावजूद भी जब कांग्रेस भाजपा से पूछती है कि आपको 400 सीटों की आवश्यकता क्यों है, जवाब है जब हमें 300 सीटें मिली तो हमने राम मंदिर बनाया और अब हमें 400 सीटें मिलेंगी तो कृष्ण जन्मभूमि
बनाई जाएगी। साथ ही साथ ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर भी बाबा विश्वनाथ मंदिर का स्थापना भी की जाएगी। वहीं भाजपा नेता ने आगे कहा कि यदि इस बार 400 से अधिक सीटों के साथ भाजपा की सरकार बनी तो देश के लिए समाप्त बाकी चीजें कर दी जाएगी। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने आगे यह भी कहा कि मोदी सरकार का आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी है। कांग्रेस झूठ बोलकर लोगों को गलतफहमी और वर्गलाती रहती है, वहीं तुष्टीकरण की राजनीति भी करती है। उन्होंने अपने बयान पर आगे भी कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाना भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा लक्ष्य है, हिंदू सभ्यता पर आधारित देश बनाना है। वहीं उन्होंने और भी कहा कि हमारा देश सबके लिए है, देश में हिंदू हैं इसलिए हमारा देश सेक्युलर है। आज 7 दिन से आप अगर अखबार और मीडिया देखें तो आपको देखने से अच्छा भी लगेगा और थोड़ा आश्चर्य भी लगेगा। जब कांग्रेस का शासन था हम लोग को यह बताया गया था कि एक प्रकार से कश्मीर भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। हमारा संसद में कभी इसका चर्चा नहीं होते थे कि जो कश्मीर पाकिस्तान का साथ है वो ऑक्युपाइड कश्मीर है, एक्चुअली वो हमारा है। अभी 7 दिन से कश्मीर से पिक्चर आ रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हर दिन वहां एजिटेशन हो रहा है और लोग भारत का तिरंगा पताका हाथ में लेके हर दिन आंदोलन कर रहे हैं पाकिस्तान का खिलाफ। वो देख के मेरा ये भी लगता है कि वो शुरुआत है। मोदी जी को 400 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। शुरुआत आगाज हो चुका है, उसका भी आगाज हो चुका है। तो मैं इसलिए कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि हमें 400 सीट क्यों चाहिए। अगर हम बोलते जाओ तो आपको आईसीयू एडमिट होना पड़ेगा, आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, इससे कोई और उपाय नहीं है। और 5 बजे की बड़ी खबरों में चौथी खबर पर रुख करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में आम आदमी पार्टी यानी कि आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बस सलूकी मामले में आपने चुप्पी तोड़ी है। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि कल बहुत ही निंदनीय घटना घटी है। वहीं कल सुबह सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पहुंची थी। वहीं ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रही थी। इस बीच आवास के स्टाफ में विभव कुमार पहुंचे और स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता और बदतमीजी करने लगे। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इस पूरे गंभीर प्रकरण को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मामला संज्ञान में ले लिया है। ऐसे लोगों के साथ पार्टी नहीं साथ देगी जिनके द्वारा इस तरह के कार्य किए जाते हैं। वहीं आप पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास पर हुई अभद्रता की टिप्पणी पर मामले पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने भी बोला है। आम आदमी पार्टी को घेरते हुए साथ ही अरविंद केजरीवाल पर जुबानी हमला उनके द्वारा बोला गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस अभद्रता और अप्रिय घटना को लेकर जमकर निंदा की जाए वो भी कम होगी। वहीं आवास को लेकर के इस पूरे बयान के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब खड़गे और अखिलेश यादव से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के पूरे मामले को लेकर दिल्ली सीएम आवास में हुई मारपीट के आरोप को लेते हुए रिपोर्टर के द्वारा पत्रकारों के द्वारा जानकारी लेते हुए सवाल किया गया, जिससे दोनों ने टाल दिया। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है।
और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है। दुखद है ऐसी जानकारी मिलना और अग्रिम जमानत पर छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवाज विभिन्न कारणों से चर्चा में रहता ही है। और इस तरह से अगर किसी महिला के साथ वहाँ उनके कहने पर उनके पीए ने मारपीट की है तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को बिठवाता रहा हो, अब महिलाओं को बिठवा रहा हो, कारण सिर्फ इतना है जो जानकारी मिल रही है, स्वाति मालीवाल अपनी बातों को स्पष्ट रखने के लिए जानी जाती है और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनको शायद रास नहीं आ रहे। लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूँ और इस पूरी घटना की जांच की मांग करता हूँ ताकि किसी भी बहन के साथ अगर इस तरह की बात होती है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह का अत्याचार दिल्ली के इस माहौल में तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने कहा ना कि स्वाति मालीवाल अपनी बात को मुखर ढंग से कहने के लिए जानी जाती है और यकीनन इस मामले में भी वो चुप नहीं बैठेंगे और जो सच है वो सामने आएगा। और 5 बजे की 5वीं अंतिम खबर पर चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में आने वाले जारी विरोध प्रदर्शन के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीओके में रहने वाले लोग भी भारत के जम्मू कश्मीर की ओर तरफ देखते हैं, वहीं सोचते हैं कि वहां कितनी प्रगति हो रही है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विकसित भारत कार्यक्रम में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि आज पीओके में कुछ हलचलें हो रही हैं। इसका विश्लेषण भी करना जटिल है, लेकिन निश्चित रूप से मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि पीओके में रहने वाले कोई भी व्यक्ति अपनी तुलना जम्मू कश्मीर में रहने वाले व्यक्ति से कर रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि कैसे आजकल भारत के लोग प्रगति कर रहे हैं। विदेश मंत्री का भी एक बड़ा बयान ऐसे ही सामने आया है जब पीओके में अर्धसैनिक रेंजर पर हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों द्वारा गोलियां चलाए जाने के बाद कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य लोग भी घायल हो गए। खबरों के मुताबिक पीओके में प्रदर्शनकारी गेहूं के आटे की ऊंची कीमतों और बिजली के बढ़े हुए दामों के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जयशंकर ने कहा कि आज पीओके में कुछ हलचल हो रही है और इसके बारे में यह कुछ भी कहना कठिन है, लेकिन मेरे मन में इस बात को लेकर कोई भी संदेह नहीं है कि पीओके में रहने वाला हर एक व्यक्ति आज अपनी स्थिति से तुलना में जम्मू कश्मीर में रहने वाले व्यक्ति से कर रहा है, क्योंकि पीओके में रहने वाले लोग अक्सर देखते हैं कि कश्मीर के लोग कैसे प्रगति कर रहे हैं। मोदी सरकार जो है, हम तो हमारा मत इस पे बहुत स्पष्ट है। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हम बहुत क्लियर हैं कि पीओके जो है भारत का अंग है। इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम खत्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। भाइयों बहनों, जब इंडिया अलायंस का शासन था हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक ऑक्यूपाई पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। और भाइयों बहनों, 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्टों ने
यहाँ कश्मीर जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ने आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है। आखिर भाव मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये मणिशंकर अय्यर, एक फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं, देश को डराने का काम कर रहे हैं कि एटम बम है पाकिस्तान के पास, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। मैं आज श्रीरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे। और 5 बजे की 5 बड़ी खबरों के साथ फिलहाल शुभम सोनी के साथ टीवी 100 की पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। आपसे फिर होगी जल्द मुलाकात। देखते रहें टीवी 100।